तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, समझ गए? आज हमारे बिग बॉस आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस भिखारी जैसे हुलिये की वजह से मेरी या मेरे डिपार्टमेंट की कोई बदनामी हो। तुम घर पे ही रहोगे। वीर, मेरी कार और मेरा सूट तैयार रखो, आज मैं वापस आ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी कंपनी है, तुम मेरी कंपनी से अभी के अभी निकल जाओ। गेट आउट। तुमने मुझे बहुत जलील किया। मुंबई शहर की गगनचुंबी इमारतें, दौड़ती भागती जिंदगी और इस चकाचौंध के बीच खड़ा था आरएस एम्पायर का इकलौता मालिक अयान। अयान कोई साधारण इंसान नहीं था, वो उन चुनिंदा अरबपतियों में से एक था जिनके एक इशारों पर शेयर बाजार की चाल बदल जाती थी। उसकी कंपनी हजारों करोड़ों की थी, लेकिन अयान की एक खासियत थी जो उसे बाकी रईसों से बिल्कुल अलग बनाती थी। उसे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। मीडिया, मैगनीज और पार्टियों की चकाचौंध से वो हमेशा खुद को दूरी बनाए रखता था। दुनिया जानती थी कि आरएस एम्पायर का मालिक कोई बहुत बड़ा बॉस है, लेकिन उसका चेहरा बहुत कम लोग देखा था। आर्यन हमेशा साधारण सूती शर्ट, पुरानी जीन्स और सामान्य जूतों में रहता था। उसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह इंसान पूरी सड़क को खरीद सकता है जिस पर वो चल रहा है। अयान के इस सादगी भरे जीवन के पीछे एक बहुत बड़ा गहरी सोच थी। वो उस दुनिया से वाकिफ था जहाँ लोग इंसान से नहीं, उसकी दौलत से प्यार करते हैं। अयान एक ऐसा जीवन साथी चाहता था जो उनकी बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसकी रूह से प्यार करे। इसी तलाश में उसकी जिंदगी में रिया आई। रिया एक साधारण परिवार की बेहद खूबसूरत लड़की थी। अयान ने रिया के सामने खुद को एक मामूली मिडिल क्लास लड़के के रूप में पेश किया था जो एक छोटी सी कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था। रिया को भी यही लगता था कि आर्यन एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का है। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने लगा। अयान ने पहली बार अपनी जिंदगी में सच्चा सुकून महसूस किया। वो रिया के साथ चाय की टपरियों पर बैठता, उसे अपनी पुरानी बाइक पर घुमाता और भविष्य के सपने बुनता। उसे लगने लगा था कि रिया ही वो लड़की है जो दौलत नहीं सिर्फ उसका दिल देखती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अयान देखना चाहता था कि क्या रिया हर मुश्किल में उसका साथ देगी। इसीलिए उसने एक छोटी सी परीक्षा लेने की सोची। उसने रिया के सामने नाटक किया कि उसकी नौकरी चली गई और उस पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया। उसने कहा कि अब उसके पास किराया देने के भी पैसे नहीं है। आर्यन को उम्मीद था कि रिया उसका हाथ थामेगी और कहेगी कि वे मिलकर इस मुसीबत का सामना करेगी, लेकिन हकीकत अयान के सपने से बिल्कुल उल्टा निकली। गरीबी का नाटक रिया के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। जैसे ही उसे लगा कि अयान सच में सड़क पर आ गया है, उसका प्यार हवा हो गया। एक शाम समुद्र के किनारे जब अयान ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, रिया, मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तो रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी नफरत थी और तिरस्कार था। तुम पागल हो गए हो अयान। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। प्यार से पेट नहीं भरता। मुझे एक सुरक्षित और ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकते। मेरे ऑफिस का बॉस रोहन मुझे पसंद करता है और मैं उसी के साथ जा रही हूँ। आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। एक एक कर रिया वहाँ से मुड़ी और एक महंगी कार में बैठकर चली गई। अयान वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे इस बात का दुख नहीं था कि रिया चली गई, बल्कि इस बात का गहरा सदमा लगा कि जिसे उसने अपना सब कुछ मान लिया था वो सिर्फ पैसे की भूखी थी। अयान का विश्वास टूटकर चकनाचूर हो गया। दौलत के अंबार पर बैठा वो शख्स आज खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान महसूस कर रहा था। रिया के धोखे ने अयान को अंदर से खोखला कर दिया। उसने खुद को अपने आलीशान पेंट हाउस में कैद कर लिया। जो इंसान कभी अपनी फिटनेस और काम के लेकर जुनूनी था, उसने शराब को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लिया। दिन रात वो नशे में धुत रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और दाढ़ी बढ़ गई। उसे अपनी दौलत और अपना साम्राज्य सब कुछ बेईमान लगने लगा। उसे लगने लगा कि इस स्वार्थी दुनिया में उसके जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा है। एक रात जब शहर में तेज बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी, अयान नशे में बुरी तरह धुत होकर अपनी 7 मंजिल इमारत की छत पर पहुँच गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसके अंदर चल रहे तूफान के आगे यह मौसम कुछ भी नहीं था। अयान ने शहर की रोशनी को आखिरी बार देखा। उसे लगा कि मौत ही अब उसे इस दर्द से छुटकारा दिला सकती है। उसने छत की मुंडेर पर पैर रखा, अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हवा के हवाले कर दिया। लेकिन नियति ने अयान के लिए मौत नहीं बल्कि एक नई उलझन लिखी थी। वो इमारत की उस तरफ से नहीं कूदा था जहाँ पक्की सड़क थी, बल्कि उस तरफ से गिरा था जहाँ नीचे एक बहुत बड़े और रईस खानदान का आलीशान बंगला था। अयान का शरीर हवा को चीरते हुए नीचे आया और जमीन पर टकराने के बजाय सीधे उस
बंगले के एक बड़े स्विमिंग पूल में जाकर गिरा। छपाक, पानी की जोरदार आवाज हुई। पूल का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। पानी के अंदर जाते ही अयान का नशा अचानक टूट गया और उसके अंदर जीने की एक अवचेतन इच्छा जाग उठी। वो हाँफता हुआ पानी से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसके होश उड़ गए। उस रात के अंधेरे और हल्की बारिश में उसी स्विमिंग पूल में एक बेहद खूबसूरत लड़की मायरा नहा रही थी। मायरा अपने ही घर के पूल में अकेले सुकून के पल बिता रही थी कि अचानक आसमान से एक अनजान आदमी सीधा उसके सामने पानी में गिर गया। मायरा बुरी तरह घबरा गई और चीख पड़ी। अयान भी हक्का बक्का था। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? अयान ने घबराते हुए पूछा। तुम कौन हो जंगली इंसान? मेरे पूल में आसमान से कैसे टपके? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। मायरा गुस्से और डर से चिल्ला रही थी। इससे पहले कि अयान कुछ समझ पाता, बंगले की बालकनी की लाइट जल गई और एक भारी जोरदार आवाज गूंजी। ये क्या हो रहा है? वो मायरा के दादाजी थे। दादाजी एक बहुत ही सख्त, पुराने ख्याल वाले और कड़क मिजाज के इंसान थे। उनकी नजर जैसे ही पुल पर पड़ी, जहां रात के अंधेरे में उनकी पोती एक अनजान भींगे हुए और दाढ़ी वाले लड़के के साथ खड़ी थी, उनका खून खोल उठा। उन्होंने बिना कुछ सुने समझे गलत अंदाजा लगा लिया। उन्हें लगा कि मायरा ने छुपकर किसी लड़के को रात के समय घर में बुला लिया। दादाजी तुरंत नीचे पुल के पास आ गए। उनके साथ घर के बाकी लोग यानी मायरा के माता पिता भी आ गए। यह क्या बेहुदगी है मायरा? मेरे ही घर में तुमने इस सड़क छाप लड़के को बुला लिया। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तुमने। दादाजी गुस्से से कांप रहे थे। मायरा रोते हुए सफाई देने लगी। नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं इसे नहीं जानती। ये अचानक आसमान से गिरा है। आसमान से गिरा है? क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? दादाजी ने चिल्लाकर कहा। अयान ने भी समझाने की कोशिश की कि वो छत से गिरा है, लेकिन उसकी शराब की महक और उसकी फटेहाल स्थिति देखकर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दादाजी अपने जिद के पक्के थे। उनके लिए परिवार की इज्जत सबसे बढ़कर थी। उन्होंने उसी वक्त एक ऐसा फैसला सुनाया जिसे मायरा और अयान दोनों की जिंदगी पलट कर रख दी। अगर यह बात बाहर गई तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। मायरा, अगर तूने इसके साथ रात में पूल में समय बिताया है तो अब तुझे इसी लड़के से शादी करनी होगी, और वह भी कल सुबह। मायरा यह सुनकर सन्न रह गई। दादाजी, आप पागल हो गए। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। मैं इस भिखारी जैसे दिखने वाले शराबी से शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन दादाजी ने साफ कह दिया, या तो कल सुबह इससे शादी कर, या फिर मेरे घर और मेरी जायदाद से हमेशा के लिए बाहर निकल जा। फिर कभी मेरा मुंह मत देखना। मायरा अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी और उनके गुस्से से भी डरती थी। घर से निकल जाने और बदनामी के डर से मायरा टूट गई और मजबूरी में घुटने टेकने पड़े। अयान जो खुद जिंदगी से हार चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले ही दिन एक बहुत ही सादे समारोह में मायरा और अयान की जबरदस्ती शादी करवा दी गई। शादी के बाद अयान अपने घर वापस नहीं गया। उसे अपनी पुरानी जिंदगी, अपना साम्राज्य, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। उसे लगा कि शायद भगवान ने उसे यही सजा दी है। वो मायरा के घर में एक घर जमाई बनकर रहने लगा, लेकिन यह जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं था। घर में दादाजी को छोड़कर हर कोई अयान से नफरत करता। मायरा की माँ का रवैया सबसे ज्यादा क्रूर था। वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने का सारा दोष अयान पर मारती थी। उन्होंने अयान को अपना घर का दामाद नहीं बल्कि एक मुफ्त का नौकर समझ लिया था। अयान जो कभी हजारों कर्मचारियों का बोझ था, वो अब सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर में झाड़ू लगाता। सास उसे ताने मारते हुए कहती, अरे ओ नवाब, मुफ्त की रोटियां तोड़ना बहुत आसान है। जा जाके किचन के बर्तन धो। मेरी बेटी कमा के लाएगी और तू यहाँ बैठ के खाएगा। अयान चुपचाप सिर झुकाकर सारे काम करता, कपड़े धोता, फर्श साफ करता और सबके लिए खाना बनाता। उसे अपनी दौलत का कोई घमंड नहीं था। रिया के धोखे ने उसे इतना सुन्न कर दिया था कि उसे किसी भी अपमान से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। मायरा भी अयान से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वो उसे अपने कमरे में सोफे पर सोने नहीं देती थी और उसे अनजान बोझ की तरह मानती थी। दिन बीतते गए। अयान ने सोचा कि घर में बैठे बैठे और अपमानित नहीं हो सकता है। उसने एक छोटी मोटी नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपनी पहचान पीछे छोड़ दी थी, इसलिए उसे कहीं भी अच्छी नौकरी नहीं मिली। जब मायरा की माँ ने देखा कि अयान कुछ कमा नहीं रहा है, तो उन्होंने मायरा पर दबाव डाला। इस निकम्मे को अपनी ही कंपनी में कोई छोटी मोटी नौकरी पे रखवा दे। कम से कम घर से बाहर तो रहेगा, मेरी नजरों के सामने रहकर मेरा खून तो नहीं जलाएगा। मायरा अपनी माँ की बात टाल नहीं सकी। वो अयान को अपनी कार में बिठाकर अपने ऑफिस ले गई। रास्ते में उसने अयान की तरफ बिना देखे एक सख्त चेतावनी दी। ध्यान से सुनो अयान, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक क्लर्क की नौकरी दिलवा रही हूँ, लेकिन एक बात दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना,
ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे पति हो। तुम मेरे लिए वहाँ सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हो और मैं तुम्हारी बॉस। भूल कर भी मेरे पास मत भटकना या मुझसे कोई रिश्ता जताने की कोशिश मत करना। अगर मेरे दोस्तों या कलीग्स को पता चल गया कि मेरी शादी एक अनपढ़ और गरीब इंसान से हुई है तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अयान ने अपनी शांत आंखों से मायरा को देखा और धीरे से कहा, तुम फिक्र मत करो मायरा, मेरी वजह से तुम्हें कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। इस कंपनी में मायरा काम करती थी वो असल में आरएस एम्पायर की एक छोटी सी सब्सिडियरी ब्रांच थी, यानी तकनीकी रूप से अयान ही उस पूरी कंपनी का मालिक था। लेकिन कंपनी के निचले स्तर के कर्मचारी ने कभी अपनी असली बॉस को नहीं देखा था, इसलिए किसी ने अयान को नहीं पहचाना। अयान ने एक फाइल क्लर्क और असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। ऑफिस में भी अयान का जीवन आसान नहीं था। मायरा के कुछ अमीर और घमंडी सहकर्मी अयान के सादे कपड़े और उनके शांत स्वभाव का मजाक उड़ाते थे। ए, फाइल बॉय, जाके 2 कॉफी लेके आ। मायरा का एक पुरुष सहकर्मी अयान को बेइज्जत करते हुए कहा। अयान चुपचाप कॉफी लाकर दे देता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब मायरा खुद अपने दोस्तों के साथ बैठी होती और उसके दोस्त अयान पर हंस रहे होते थे। देखो मायरा, ये नया लड़का कैसे फटे हुए जूतों में ऑफिस आता है। इसे तो ढंग से बात करना भी नहीं आता। दोस्त हंसते हुए कहते हैं। मायरा भी अपनी इमेज बचाने के लिए हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी बातों में शामिल हो जाती है। पता नहीं एचआर वाले कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं। अयान दूर खड़ा फाइलें जमा कर रहा होता है। वो सब कुछ सुनता था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो देखता था कि दुनिया सिर्फ बाहरी चमक से प्रभावित होता है। महीने गुजरते गए। अयान की चुप्पी और उसकी मेहनत को देखकर मायरा को भी कभी कभी अजीब सी उलझन होती थी। वो देखती थी कि अयान कभी किसी बात का पलटकर जवाब नहीं देता है, घर का सारा काम करता है और ऑफिस में पूरी ईमानदारी से फाइल का काम करता है। लेकिन मायरा का अपना अहंकार इतना बड़ा था कि वो कभी अयान को इज्जत नहीं दे पाई। कुछ दिन बाद ऑफिस में बहुत बड़ा एक फंक्शन का दिन आता है। कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया था और शाम को ऑफिस में एक ग्रैंड कॉर्पोरेट पार्टी रखी गई थी। पार्टी से एक रात पहले मायरा ने घर पर अयान को कहा, कल ऑफिस में पार्टी है, सब लोग अच्छे और महंगे कपड़ों में आएंगे। तुम्हारे पास तो कुछ ढंग का है नहीं, पर कोशिश करना कि कुछ साफ सुथरा और सभ्य पहनकर आना। मुझे नहीं चाहिए कि तुम वहाँ भिखारियों की तरह दिखो। अगली शाम पार्टी शुरू हो गई। ऑफिस को शानदार तरीके से सजाया गया। सभी लोग महंगे सूट और डिजाइनर ड्रेस में आए थे। मायरा भी एक बहुत ही खूबसूरत गाउन में थी और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाई हुई थी। तभी अयान पार्टी में दाखिल हुआ। उसने कोई नया सूट नहीं खरीदा था। वो अपनी वही पुरानी हल्की फीकी पड़ चुकी सूती शर्ट और साधारण सी पैंट पहनकर आ गया था। उसे इस दिखावे की दुनिया से कोई लगाव नहीं था। अयान को देखते ही मायरा के दोस्त फुसफुसाने लगे, अरे ये क्लर्क यहाँ भी आ गया। इसे तो पार्टी का ड्रेस कोड ही नहीं पता। मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अयान को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक घटना घटी। पार्टी में शराब का दौर चल रहा था और मायरा का एक सहकर्मी जो हमेशा मायरा पर गलत नजर रखता था, नशे में धुत होकर मायरा के बहुत करीब आ गया। वो मायरा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर खींचने की कोशिश करने लगा। मायरा असहज हो गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? लेकिन वो सहकर्मी नशे में था और बदतमीजी पर उतर आया। दूर खड़ा अयान यह सब देख रहा था। उसे रहा नहीं गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने उस सहकर्मी का हाथ झटके से पकड़कर उसे मायरा से दूर धकेल दिया। तमीज से पेश आओ। अयान ने एक बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा। उस वक्त अयान की आंखों में वही पुराना बॉस वाला गुस्सा था जिसे देखकर अच्छे अच्छे कांप जाते थे। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को यह बात अजीब लगी कि एक मामूली सा क्लर्क एक सीनियर मैनेजर पर हाथ उठा रहा है। सहकर्मी चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? अयान ने बिना डरे कहा। तुम भी भूल रहे हो कि तुम मेरी। अयान बोलने ही वाला था कि मेरी पत्नी से बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और कहा, मायरा के साथ बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन सिर्फ नाम से मायरा पुकारना ही मायरा के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया। पूरी पार्टी शांत हो गई। मायरा के दोस्त ने ताना मारा, वाह मायरा, अब ये 2 कौड़ी का क्लर्क तुम्हें नाम से बुलाएगा और तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? मायरा का ईगो बुरी तरह आहत हुआ। उसे लगा कि अयान ने उसकी इमेज खराब कर दी। वो गुस्से से लाल हो गई। उसने पलटकर अयान की तरफ देखा और सबके सामने चीख पड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में बोलने की? तुम हो कौन? एक मामूली नौकर हो इस ऑफिस के? अपनी औकात में रहो। और मेरे नाम से मुझे बुलाने का हक तुम्हें किसने दिया? गेट आउट! अभी के अभी इस पार्टी से बाहर निकल जाओ।
अयान शांत खड़ा रहा। उसने मायरा की आंखों में देखा, वहाँ कोई कृतज्ञता नहीं की थी, सिर्फ अपना झूठा रुतबा बचाने की चिंता थी। अयान ने एक शब्द नहीं कहा, वो खामोशी से मुड़ा और उस पार्टी से बाहर चला गया। उस रात घर लौटने पर मायरा ने अयान पर बहुत गुस्सा किया। तुमने आज मेरी नाक कटवा दी, कल से तुम ऑफिस नहीं आओगे। तुम्हें तमीज ही नहीं है कि किस जगह कैसे पेश आना है। अगली सुबह घर का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण था। मायरा बहुत सुबह उठ गई थी और उत्साह में अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। मायरा का माँ भी बहुत खुश नजर आ रही थी। आज क्या बात है मायरा, इतनी सुबह और इतनी तैयारी? मायरा की माँ ने पूछा। मायरा की आंखों में चमक थी। मॉम, आज हमारी कंपनी के असली मालिक आरएस एम्पायर के मेन बॉस खुद हमारी ब्रांच का मुआयना करने आ रहे हैं। किसी ने आज तक उन्हें नहीं देखा है। अगर आज मैंने उनके सामने अच्छा प्रेजेंटेशन दे दिया तो मेरा प्रमोशन पक्का है। मायरा कमरे से बाहर आई और उसने देखा कि अयान अपने पुराने कपड़े पहन रहा है। मायरा तुरंत उसके सामने गई और बेहद रूखेपन से बोली, तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे, समझ गए? आज हमारे बिग बॉस आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस भिखारी जैसे हुलिये की वजह से मेरी या मेरे डिपार्टमेंट की कोई बदनामी हो। तुम घर पे ही रहोगे। वैसे भी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज पूरे घर की साफ सफाई और किचन का सारा काम तुम ही करोगे। शाम तक सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। अयान ने मायरा की आंखों में देखा और एक हल्की सी ना समझ में आने वाली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं आज घर का काम कर लूंगा, तुम अपने बॉस से मिलने की तैयारी करो। मायरा अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। अयान कुछ देर घर में ही रहा। उसने घर के कुछ काम किए और फिर एक गहरी सांस ली। उसने अपने बेहद वफादार सेक्रेटरी को फोन लगाया। कबीर, मेरी कार और मेरा सूट तैयार रखो, आज मैं वापस आ रहा हूँ। उधर ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। लाल कालीन बिछाया गया, सभी कर्मचारी लाइन में खड़े थे। मायरा सबसे आगे खड़ी थी। उसके हाथ में बॉस के स्वागत के लिए एक बड़ा सा गुलदस्ता था। बहुत घबराई हुई थी, उत्साहित थी। हर कोई यह देखने के लिए बेताब थी कि वो अरबपति इंसान कौन है जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाता है। तभी एक ऑफिस का मुख्य द्वार पर 3 चमकती काले रंग की रेंज रोवर कारें आकर रुकी। कारों में से काले सूट पहने हुए बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकले। तुरंत उन्होंने पूरे इलाकों को कवर कर लिया। ऑफिस में सुई गिरने की आवाज सुनाई जा सकती थी। बीच वाले कार का दरवाजा खुला। एक चमकदार इतावली लेयर का जूता बाहर निकला और फिर आरएस एम्पायर का मालिक अपनी पूरी शान और शौकत के साथ कार से बाहर आया। उसने एक बेहद महंगा डार्क नेवी ब्लू रंग का 3 पीस वाला सूट पहना हुआ था। उसकी दाढ़ी ट्रिम की हुई थी, बालों को वो करीने से सेट किया गया था और उसकी आंखों में वो पुराना तीखा आत्मविश्वास लौट आया था जो किसी भी इंसान को झुकाने के लिए काफी था। वो कोई और नहीं बल्कि अयान था। अयान ने अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा उतारा और अपने गार्ड के घेरे के बीच ऑफिस के अंदर कदम रखा। जैसे ही अयान ने रिसेप्शन एरिया में एंट्री की, मायरा जो मुस्कान के साथ गुलदस्ता लिए खड़ी थी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पैरों तले जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई और गुलदस्ता फिसलकर जमीन पर गिर गया। अयान, मायरा के होंठ कांपने लगे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो इंसान जिसे उसने आज सुबह घर के बर्तन धोने का आदेश दिया था, जिसे वो महीनों से जलील कर रही थी, जिसे उसने कल रात पार्टी से बाहर निकाल दिया था, वो इंसान देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था। सिर्फ मायरा ही नहीं, ऑफिस का वो सहकर्मी जिसने कल रात बदतमीजी की थी और वो सारे लोग जो अयान को फाइल बॉय समझकर गालियां देते थे, सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। कई लोगों को तो माथे से सर्दियों में पसीना टपकने लगा और उनकी सांसें अटक गई थी। अयान ने किसी की तरफ कोई गुस्सा वाली नजर नहीं डाली। उसकी चाल में एक शाही खामोशी थी। वो सीधा चलकर मायरा के सामने आकर रुका। मायरा का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था। वो नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अयान ने जमीन पर गिरा हुआ गुलदस्ता खुद अपने हाथों से उठाया और बहुत ही शांत, प्रोफेशनल लेकिन गंभीर आवाज में कहा, थैंक यू मिस मायरा, आपका प्रेजेंटेशन 10 मिनट बाद बोर्डरूम में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काम में वैसे ही अच्छी होंगी जैसी आप फैसले सुनाने में हैं। यह कहकर आर्यन आगे बढ़ गया। मायरा वहीं भूत बनकर खड़ी रह गई। उस दिन बोर्ड रूम में अयान ने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। उसने किसी से कोई बदला नहीं लिया, किसी को नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन उसका वो शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखकर हर किसी को अपनी औकात का अंदाजा हो गया था। उस सहकर्मी ने तो डर के मारे उसी दिन अपना इस्तीफा HR को सौंप दिया। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद अयान अपनी रेंज रोवर में बैठकर घर पहुंचा। जब वो घर में दाखिल हुआ तो घर का नजारा बदला हुआ था। सास जो सुबह तक
उसे गालियां दे रही थी। अब खौफ के मारे एक कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। मायरा कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसे अपनी गलतियों, अपने घमंड और अयान के साथ किए गए अपने व्यवहार पर भयंकर पछतावा हो रहा था। जब अयान कमरे में आया तो मायरा उसके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो अयान, मैं कितनी अंधी थी। मैं दौलत और रुतबे के पीछे इतनी पागल थी कि मैंने उस इंसान को नौकर समझ लिया जिसने कल रात मेरी इज्जत बचाई। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। अयान ने मायरा को उठाया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। रिया के धोखे के बाद अयान ने यह सीख लिया था कि नफरत में जिंदगी नहीं जी जा सकती है। उसने मायरा से कहा, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ, और न ही मैंने कभी ये जताया कि मैं अमीर हूँ। तुमने और तुम्हारे परिवार ने मुझे उसी नजर से देखा जो नजर तुम दुनिया को देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। मायरा, दौलत आज है, कल नहीं होगी, लेकिन इंसान का जो स्वभाव होता है वो हमेशा उसके साथ रहता है। मायरा को उस दिन जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया था। उसने अयान को वादा किया कि वो खुद को पूरी तरह बदल देगी। अयान ने भी अपनी पुरानी करवाहट को पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी टूटी हुई जिंदगी को समेटा, अपने बिजनेस की कमान फिर से पूरी तरह संभाली। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। मायरा ने अपने ईगो को खत्म करके सच में अयान को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता मजबूरी और गलतफहमी से शुरू हुआ था और वो एक गहरे सम्मान और सच्चे प्यार में बदल गया। अयान को आखिरकार वो इंसान मिल गया जो उसके पैसे से नहीं बल्कि उसकी उस खामोशी और सच्ची रूह से प्यार